हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये विलियम शेक्सपियर पर जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एक लेक्चर है। और फ्रेंड्स, ये हमारी क्रैश कोर्स का पार्ट है आज का लेक्चर। और ये जो हम ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ये इनको मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया था। तो वो पीडीएफ फॉर्म से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपने आंसर्स लिखने की कोशिश की होगी, तो उसको आप लीजिएगा और अपने आंसर साथ साथ अब चेक करते जाइएगा। और फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर पर मुझे लगता है कम से कम हमारे 8-10 लेक्चर हमारे होने वाले हैं, क्योंकि अबाउट ये डाटा जो है ये कम से कम 500 एमसीक्यूज तक जाएगा विलियम शेक्सपियर को लेके। और फ्रेंड्स, नो डाउट बड़े ऑथर हैं तो भाई क्वेश्चंस भी बड़े होंगे, लेकिन चलिए पेशेंस बनाए रखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु सेज गुड बूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। कौन कहता है कि जो अच्छे गर्भ हैं उनमें बुरे बेटे पैदा होते हैं, उनसे बुरे बेटे पैदा होते हैं। और ये लाइन टेम्पेस्ट में कही गई है फ्रेंड्स। कहने वाला कौन है इस लाइन को? देखिए, कहता है प्रॉस्पेरो, कैलिबन, फर्डिनेंड या मिरांडा। तो ओबियसली फ्रेंड्स, इस बात को मिरांडा कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि जो उसके फादर थे वो बड़े ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उसके अंकल बहुत ही खराब इंसान थे। उन्होंने उसके फादर की संपत्ति हड़प ली और उनको बाहर निकाल दिया। तो इस बात को लेके वो रिमार्क करती है। चलिए, अब मैं तो यहाँ ब्रीफ आपको क्वेश्चन समझाता चल रहा हूँ फ्रेंड्स, और अगर ज्यादा कुछ बताया गया तो लेक्चर पता लगा 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने बैठे 5 आवर्स हो गए, तो उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्टेस्ट। जनरल कॉन्टेस्ट में पहला प्ले किसको माना जाता है? रोमियो जूलियट, हेनरी सिक्स पार्ट 1, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना और लव एवर लॉस्ट। देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो जनरल कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, वो माना जाता है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 को। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज बुक? किस ऑथर ने अपनी बुक में, अपने वर्क में कहा था कि एक डियर पोचिंग मीन्स एक शिकार कर रहे थे डियर का, और उससे पकड़े जाने के लिए वो लंदन भाग गए। तो ये कहानी भी एक पढ़ी जाती है फ्रेंड्स, ये कहानी भी हमें मिलती है। और डेफिनेटली अगर आंसर आता है तो निकोलस रोव ने इस बात को कहा था। बायोग्राफर थे विलियम शेक्सपियर के, लेकिन फ्रेंड्स अब इससे भी आगे इन्होंने पूछ लिया। निकोलस रोव तो पूछा ही है किस वर्क में कहा था। In some account of the life of Mr. William Shakespeare, the works of William Shakespeare, the ambitious stepmother or the tragedy of Jane Shorrover। तो फ्रेंड्स, ये जो कहा था, ये जो फर्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है, लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, इस बुक में, इस वर्क में निकोलस रोव ने इस थ्योरी को दिया था। Which author reported that Shakespeare had been a country school master? फ्रेंड्स, हालांकि जब हम बायोग्राफी को पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो ये कहीं मैटर नहीं आता कि वो कंट्री स्कूल मास्टर रहे हैं, लेकिन सब बायोग्राफर अलग अलग रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक थ्योरी ये भी है कि वो कंट्री स्कूल मास्टर रहे हैं। तो कंट्री स्कूल मास्टर रहे, और कहा किसने फ्रेंड्स? निकोलस रोव, जॉन ऑब्रे, जॉन फ्लेचर, नन ऑफ दीज। तो ये स्टोरी जो कही है, ये जो फैक्ट दिया है, ये दिया है जॉन ऑब्रे ने, कि विलियम शेक्सपियर एक क्या रहे? स्कूल मास्टर भी रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन। शेक्सपियर ने गांव छोड़ दिया, लंदन चले गए। और फ्रेंड्स, कब चले गए? इसके लिए मैं हमेशा ही एक चीज कहता हूँ, शादी हुई थी, मैरिज हुई, याद रखिएगा सन। देखिए एक साथ कितने सन याद हो जाते हैं। 1582 में याद हुई और शादी हुई। तो शादी के 5 साल बाद वो चले गए लंदन, यानी 1587। अब लंदन चले गए, और लंदन जो है जाने के बाद वो वापस कब आए भाई? लंदन से 5 साल बाद आए। क्लियर? यानी 5 साल बाद चले गए, और लंदन से वापस कब आए? मरने से 5 साल पहले आए। चलिए मैं थोड़ा ग्राफ यहां बना देता हूं इस तरफ को। भाई शादी हुई 1587,
मैरिज, सॉरी 1587 नहीं फ्रेंड्स, क्या बोल दिया मैंने, 1582 को 5 साल बाद हुए 1587, यानी यहाँ लंदन चले गए। और डेथ हुई फ्रेंड्स 1616 में, 1616 से 5 साल पहले आ गए, यानी यहाँ 5 साल याद रखिए, यहाँ 5 साल याद रखिए, 3 साल को रिलेट हो गए। क्लियर, यानी 16 से 5 साल पहले आ गए तो 1587 जो थे, 1587 में तो गए, लेकिन वापस कब आए, 1616 से आप 5 साल घटा लीजिए तो 1611 आएगा। यानी 1587 से लेकर 1611 तक का जो लाइफ स्पेन रहा है विलियम शेक्सपियर का, वो कहाँ रहा है फ्रेंड्स, 1587 से लेकर 1611 तक वो रहे हैं। कहाँ रहे, लंदन में रहे। क्लियर फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे भी बढ़ जाते हैं। यस, 14 ब्रास इन हेमलेट इज, 14 ब्रास कौन है भाई, 14 ब्रास प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड, प्रिंस ऑफ पोर्टुगल। तो 14 ब्रास क्या है फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। और ये वही कैरेक्टर है जिस व्यक्ति को विलियम जो हेमलेट है वो अपनी संपत्ति छोड़ देता है, जिसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। What was the tragic flaw in the character of Macbeth? मैकबेथ में क्या ट्रेजिक फ्लॉ था? तो मैकबेथ में क्या था फ्रेंड्स, चलिए जरा देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग, इंसैनिटी इन एक्शन और ओवर एम्बिशन। तो मैकबेथ तो फ्रेंड्स ओवर एम्बिशियस हो रहा था, और उस ओवर एम्बिशन में उसकी जो वाइफ है उसका बड़ा रोल था, लेडी मैकबेथ को, जिसको फोर्थ विच भी कहा जाता है। 3 विचेज वहां रही हैं, लेकिन फोर्थ विच अगर कही जाती है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार पीजीटी पे भी आया है कि विच इज कॉल्ड फोर्थ विच इन मैकबेथ। तो मैकबेथ में फोर्थ विच लेडी मैकबेथ रही है, और ओवर एम्बिशन जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ रहा है। अगर वो ज्यादा महत्वाकांक्षी ना होता तो शायद ये ट्रेजेडी जो है ना होती। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट क्या है, जो मेन बात क्या है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में, कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, और कैरेक्टर हैज नो रोल। देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन उन सारी चीजों में एक बात निकल कर आती है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को जब हम स्टडी करते हैं, तो वहां जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर ही डेस्टिनी होता है, कैरेक्टर का ही रोल होता है, वही डेस्टिनी में परिवर्तित हो जाता है। तो डोमिनेंट जो नोट रहा है वो रहा है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़ जाते हैं। द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू हेनरी रियोस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और फ्रेंड्स एक बार वीनस एंड एडोनिस में वो भी आई है, कितनी लाइन में लिखी गई है, कितनी लाइन स्टेंजा है, वो तो शायद आपको पता होगा, वीनस एंड एडोनिस, या भूल गए उस ट्रिक को भी। हेनरी रियोस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और बोरोन ऑफ टिचफील्ड, और टू दीज थ्री। ये बोरोन लिखा है फ्रेंड्स, ये बोरोन नहीं है, ये बैरोन है, BARON, बैरोन ऑफ टिचफील्ड, टू दीज थ्री। देखिए एक्चुअल में ये जो नाम है ये एक ही व्यक्ति के हैं, जिसको हेनरी रियोस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या बैरोन ऑफ टिचफील्ड कहा जाता है। तो ये जो आंसर रहा है इसका, ये डी वाला हो गया, टू दीज थ्री, इन तीनों को ही कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे नहीं पता, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इंस्पिरेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हु सेड। किसने कहा, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में किस व्यक्ति ने, किस बुक ने या किस घटना ने मेरी लाइफ में प्रभाव छोड़ा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ा किसी ने जितना कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने छोड़ा। तो इस बात को कहने वाले कौन है फ्रेंड्स, डाउडन, कॉलरेज, गेटे एंड बेन जॉनसन। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली इस बात को कहा गेटे ने कहा था। क्लियर,
कि मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो विलियम शेक्सपियर का पड़ा है, विलियम शेक्सपियर के प्लेस का पड़ा है। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी है? अगर आप में से किसी को लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में विलियम शेक्सपियर के प्लेस के कारण बड़ा चेंज आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Who published the first work, The Life of Shakespeare in 1709? 1709 में द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो पब्लिश हुई थी, ये वर्क ये किसने पब्लिश किया फ्रेंड्स? निकोलस रोव है और ह्यूइंग, डाउडन और कॉन्डल। ये फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये जो वर्क पब्लिश किया ये निकोलस रोव का एक वर्क था, लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। और कब पब्लिश हुआ? 1709 में। इसका ईयर भी याद रख लें। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। मैं उस आदमी से प्रेम करता हूँ और उसकी जो मेमोरी है उसका मैं सम्मान करता हूँ। हु सेड अबाउट शेक्सपियर? किसने शेक्सपियर को लेके ये रिमार्क किया? डेफिनेटली फ्रेंड्स उनके कंटेम्पोरेरी थे, उनके फ्रेंड थे, और उनके जो प्लेज थे, कुछ प्लेज में विलियम शेक्सपियर ने रोल भी प्ले किया था इवन। तो बात हम कर रहे हैं जी हाँ बेन जॉनसन की, यानी बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर के बारे में कि मैं उस आदमी से प्रेम करता हूँ और मैं उसकी जो मेमोरी है उसका भी सम्मान करता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, Shakespeare probably worked with someone in the last parts of Henry VI and in Richard III. तो ऐसा कहा माना जाता है कि शेक्सपियर ने किसी के साथ काम किया था जो लास्ट पार्ट था हेनरी सिक्स का और रिचर्ड थर्ड का, उसको कंप्लीट करने के लिए। और वो कौन थे जिनके साथ विलियम शेक्सपियर ने काम किया था? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है कि जो लॉज थे, लॉज के साथ इन्होंने काम की, सॉरी मैं गलत बोल गया फ्रेंड्स, लॉज नहीं थे, वो थे मार्लोव। मार्लोव के साथ माना जाता है इन्होंने हेनरी सिक्स और जो रिचर्ड थर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए काम किया था। क्लियर फ्रेंड्स? हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्राज मेजेस्टी, एटलांटाज बेटर पार्ट्स एट क्लियोपेट्राज मॉडेस्टी। हु इज रेफर्ड हियर? हेलेंस चीक की अगर बात हो रही है तो यहाँ किसकी बात की जा रही है फ्रेंड्स? कोट शायद आपको बता दी गई है, ये करा दी गई थी जब हमने इस प्ले को किया था। और प्ले कौन सा था फ्रेंड्स? वायला इन ट्वेल्थ नाइट में है, या डेस्डिमोना की बात हो रही है, या रोजालिंड की हो रही है? बताइए तीनों में किसकी बात हो रही है? डेफिनेटली यहाँ जो बात हो रही है फ्रेंड्स वो रोजालिंड की हो रही है, एज यू लाइक इट में। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, की एक ऐसा जिसने कभी बुद्धिमानी से प्रेम नहीं किया, लेकिन कैसे प्रेम किया? टू वेल, बड़े अच्छे से प्रेम किया। किसकी बात है फ्रेंड्स? वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। हु इज द स्पीकर इन शेक्सपियर प्ले? ये फ्रेंड्स ये ओथेलो कह रहा है इस बात को। क्लियर? कि वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। सैमुअल पेपीज, और देखिए सैमुअल पेपीज का ये जो नाम आता है, सैमुअल पेपीज, ये डायरिस्ट हुए हैं बहुत बड़े हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर डायरी का नाम लिया जाता है डायरिस्ट का, तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है सैमुअल पेपीज का। क्लियर फ्रेंड्स? In his diary entry for 29th September 1662 criticizes a play of Shakespeare in the words, और क्या कहा है विलियम शेक्सपियर को लेके क्रिटिसाइज क्या किया है कि इट इज द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले, सबसे खराब प्ले, रिडिकुलस भद्दा प्ले एवर आई सा इन माई लाइफ, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। I confess some good dancing of some handsome woman which was all my pleasure. The play was some ridiculous play। अगर किसी ने कहा है, किसी को कहा है, तो वो कहा है फ्रेंड्स मिडसमर नाइट ड्रीम की बात यहाँ हो रही है। मिडसमर नाइट ड्रीम को लेकर उन्होंने ये रिमार्क किया था। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ आई? चलिए आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है, पता नहीं कितनी बार ये आया है। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul।
विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा की है, और विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा को लेकर फ्रेंड्स एक क्रिटिकल कमेंट्स एक लेक्चर मैंने दिया था, और मुझे लगता है लगभग 40 क्रिटिकल कमेंट्स जो थे वो इम्पोर्टेंट मैंने उस पर डिस्कस किए थे। उस लेक्चर को कम से कम आप 1 से 2 बार जरूर वॉच कर लें। 20-30 कमेंट तो आप याद रख ही लें, और फ्रेंड्स सारे लर्न कर लें, बड़ी अच्छी बात है। तो वहां भी ये कमेंट आया था, ही वॉज द मैन, कि वो ऐसा व्यक्ति था जो मॉडर्न और शायद एंसेंट पोएट्स में उसकी जो सॉल थी वो लार्जेस्ट थी और कम्प्रिहेंसिव थी। यानी सबसे महान बता दिया, मॉडर्न में भी और एंसेंट पोएट्स में भी। तो ये प्रशंसा भरे जो शब्द रहे हैं फ्रेंड्स, ये रहे हैं चार्ल्स लैम्ब, कॉलरिज, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन के। तो फ्रेंड्स ए नहीं, बी नहीं और डी नहीं, ये आंसर रहा है इसका क्या, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने इस बात को कहा है। हु स्पीक्स दीज लाइन्स, कौन कहता है इन लाइन्स को। और पीस पीस डोस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स एस्लीप। ये लाइन फ्रेंड्स एक्चुअली रही है, देखिए, लेडी मैकबेथ नहीं है, मिरांडा भी नहीं है, ये क्लियोपैट्रा की रही है इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। क्लियर फ्रेंड्स। हालांकि एंटनी क्लियोपैट्रा भी नहीं कराया गया है, टाइम मिलता है तो आपको बिल्कुल एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पोर्शिया की भी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आंसर तो हम बता चुके हैं, ऊपर हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लग रहा है कुछ अगली जो पीडीएफ्स आएंगी तो उनमें कुछ फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूंगा, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है, स्क्रीन को एक ही बार में कवर नहीं कर रहा। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट, कि अगर हर तूफान के बाद, कम सच काम्स, ये कैल्यूज नहीं है फ्रेंड्स, ये काम्स है, टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन्ड डेथ, कि अगर हर तूफान के बाद एक शांति आती है। तो फ्रेंड्स ये तूफान के बाद शांति की जो बात हुई है, ये कौन से प्ले में हुई है, मैकबेथ, ओथेलो, एज यू लाइक इट या टेम्पेस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये बात तो किसकी है, ये तूफान के बाद शांति की है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका वो ओके है, यानी ओथेलो में ये लाइन कही गई है। विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। देखिए, एक तो वर्ड है फ्रेंड्स स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग क्या होता है, किसी भी राइटर की जो अंतिम रचना होती है उसको, अंतिम लास्ट कंपोजिशन को हम कहते हैं स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग। और जो स्वान सॉन्ग रहा है विलियम शेक्सपियर का, वो रहा है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, लास्ट प्ले कौन सा है बताइए, मेजर फॉर मेजर, लव लेवर लॉस्ट, टेम्पेस्ट, जेंटलमैन वरोना। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि टेम्पेस्ट में जब प्रोस्पेरो है वो अपनी जो छड़ी है उसको तोड़ देता है, तो बस ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने भी अपना जो लिखना है, अपनी जो कलम है वो तोड़ दी। क्लियर फ्रेंड्स। A little water clears us of the deed, who said to whom। ये छोटा सा जो पानी है वो हमारे सारे जो डीड है उनको क्या करेगा, क्लियर कर देगा, खत्म कर देगा। यानी एक कैरेक्टर की हत्या होती है, और हत्या करने वाले जो पति पत्नी है वो कहते हैं चलो अब हत्या हो गई है, मुंह धो लो और कपड़े चेंज कर लो, ताकि जो कहीं भी हमारी बॉडी पर, हमारे हाथों पे कहीं भी खून के छींटे ना रहे। तो थोड़ा सा पानी हमारे काम को खत्म कर देगा। हमारी जो कारनामा है, गंदा कारनामा हमने कर दिया है, उस कारनामे को वो जो पानी है वो क्या करेगा, वो साफ कर देगा। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ। लेडी मैकबेथ कह रही है, किससे, मैकबेथ से कह रही है। क्लियर फ्रेंड्स। आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, और आवर मीरियड कहते हैं फ्रेंड्स बहुसंख्य, बहुमुखी, एक ऐसा शेक्सपियर जिसके क्या है, जिसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है। दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय, ये किसने कहा है भाई शेक्सपियर के लिए, ये आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये तो फ्रेंड्स कॉलरिज ने कहा है विलियम शेक्सपियर के लिए। वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, अर्नोल्ड, एस.टी. कॉलरिज। तो कॉलरिज इसका आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए
बड़ी प्यारी लाइन, लेकिन बड़ा ही लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। और कंफ्यूजन क्या होता है, वो हिज को हर समझ लेते हैं कि किसी महिला की बात हो रही है, कि उसकी आंखें तो क्या है, वो पर्ल्स के समान है। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं की आंखों की तुलना की जाती है कहीं भी अगर की जाए, ठीक, चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो, झील सी तेरी आंखें, या और कुछ हो, बहुत सारी, सागर सी तेरी आंखें, तो फ्रेंड्स बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज को लेकर। तो ये किसके लिए कहा गया है, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। चलिए, तो किसके लिए कहा गया है ये तो नहीं पूछा इसने, लेकिन ये पूछ लिया ये लाइन कहाँ कही गई है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये कहाँ है, ओथेलो, टेम्पेस्ट, हेमलेट या सिम्बलाइन। ये पार्ट रही है कौन से प्ले का, टेम्पेस्ट का। और आप ये भी समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ, कौन इस बात को कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, सारी स्टोरी को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा किसी भी प्ले की। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। जो किन है, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, बट लेस देन काइंड, लेकिन जो दयालु हैं उनसे थोड़ा सा कम। कौन कह रहा है इस बात को, लिटिल मोर देन किंग और हेमलेट, क्लाडियस, ओथेलो, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली देखिए, आंसर पे सबसे पहले नजर गई थी मेरी कि आंसर तो इसका हेमलेट है, तो सबसे पहले हेमलेट ही दिमाग में निकल गया। तो ऑब्वियसली आंसर इसका हेमलेट ही है। चलिए, बढ़ जाते हैं आगे फ्रेंड्स। दाउ नोएस्ट इट्स कमांड ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी हु सेड टू whom। कि इस बात को याद रख लो कि जो जिंदा है उसे मरना ही है, तो तुम काहे विलाप कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स। कौन कह रहा है कि भाई, इस बात को कौन कहेगा, अब किसी की हत्या हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, और उस पे हम क्या उसके बच्चों को सांत्वना दे रहे, भाई क्यों विलाप कर रहे हो, सबको मरना ही है एक दिन। तो कुछ बात अच्छी सी नहीं लगती फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ कहा है किसी कैरेक्टर ने, और किसने कहा है, चलिए आंसर भी देखते हैं। क्वीन जर्ट्रूड टू हेमलेट, वायला टू सेबेस्टियन, वायला टू ड्यूक ओर्सिनो, डेस्टिमोना टू ओथेलो। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये तो बात कही है, क्वीन जर्ट्रूड ने कही, हेमलेट से कही कि बाप की हत्या हो गई। वो हत्या क्या, वो तो एक, हालांकि मर्डर था, लेकिन वो मर्डर नहीं बताया गया। भाई, पिता की हत्या हो गई है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। क्लियर, सबको मरना है एक दिन। वन में स्माइल एंड वी ए विलन। हंसना और क्या बनना, एक विलन बनना। ये किसकी बात है फ्रेंड्स, दैट में स्माइल एंड बी अ विलन। ये कोट भी फ्रेंड्स, ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, ये डेफिनेटली ये कोट भी कहाँ से ली गई है, ये हेमलेट से ली गई है। कुछ क्वेश्चन सब हेमलेट के आ गए हैं यहाँ। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड कार्ट होरेशियो देन आर ड्रेम्ट ऑफ इन योर फिलोसफी हु एड्रेसेस दीज लाइज टू होरेशियो। यहाँ कार्ट तो नहीं है फ्रेंड्स, कुछ और है। चलिए, क्या है बाद में देख लेंगे क्या है। देर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होगा फ्रेंड्स, अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। कि इस पृथ्वी पर और हेवन में बहुत सारी चीजें हैं, और जो तुम्हारी फिलोसफी में भी नहीं है, जो तुमने अपने फिलोसफी में भी नहीं सोची। दीज लाइन्स, हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। कौन इन लाइन्स को होरेशियो को कहता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, होरेशियो, एडमंड, किंग लियर, हेमलेट। तो डेफिनेटली इन लाइंस को कौन कह रहा है, हेमलेट कह रहा है, होरेशियो को एड्रेस करते हुए। डाउट दाउ द स्टार आर फायर, डाउट दैट द सन डॉट मूव, डाउट ट्रूथ टू बी लायर, बट नेवर डाउट आई लव। कि बड़ी प्यारी लाइन है, और कोई बहुत बड़ा आशिक ही इस बात को बोल सकता है। वो आशिक ना तो फ्रेंड्स एंटोनी है, ना तो रोमियो है,
और ना ही कोई और है, लेकिन कह कौन रहा है इस बात को कि डाउट द स्टार्स आर फायर, कि इस बात पर शक करना कि जो स्टार्स हैं वो आग उगलने लगे हैं। इस बात पर भी तुम शक कर सकते हो कि जो सूरज है वो मूव करने लगा। और इस बात पर भी शक करते हो कि जो सत्य है वो झूठ में बदल जाए, लेकिन इस बात पर कभी शक मत करना कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। और एक स्टॉन्च लवर, और कौन है स्टॉन्च लवर फ्रेंड्स? ये है हैमलेट। क्लियर फ्रेंड्स? तो लाइन कौन से प्ले से है? हैमलेट से है। चलिए फ्रेंड्स, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको भी पढ़ने में शेक्सपियर को, मुझे भी मजा आ रहा है। बस मन तो ये कर रहा है डिटेल में पढ़ाता जाऊं, बताता जाऊं, लेकिन मजबूरी है, लेक्चर को टाइम में बांधना है फ्रेंड्स। द लैंग्वेज यूज बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, कौन सी लैंग्वेज जो यूज की है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में? पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? तो ऑब्वियसली जो देखिए विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज रहे हैं फ्रेंड्स वो रहे हैं ब्लैंक वर्स में। क्लियर? तो ब्लैंक वर्स विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज को लिखते हुए यूज किया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। शेक्सपियर्स सोनेट 1 to 126 जनरली शो री इन एक्शन ऑफ, क्या दिखाती है? जो सोनेट 1 to 126 है, देख लेते हैं जरा। जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, लाइफ पर जनरल फिलोसफी, ड्रामेटिक इंटरचेंज या पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैटर्न या ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। फ्रेंड्स डेफिनेटली 1 to 126 तो एड्रेस भी किसी एक व्यक्ति को लेकर की गई थी, एक इतनी सारी सोनेट्स। और जब एड्रेस की गई थी तो वो क्या दिखाती है? पर्सनल रिलेशनशिप को बताती है एक रिच पैटर्न के प्रति। क्लियर? तो ऑप्शन इसका सी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर किन किन के बीच में आता है, किन किन प्लेज के बीच में आता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं 15-17 प्लेज जो हैं, कम से कम उनकी डेट्स तो आप लर्न कर लीजिए। कंपोजिशन डेट कब कब लर्न हो, कब कब आए। हालांकि सब बुक्स को लेके बैठेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा किससे करें किससे ना करें, लेकिन मैंने एक ऑथेंटिक डेट्स जो विलियम जे लॉन्ग ने यूज की हैं वो डेट्स मैंने विलियम शेक्सपियर के लेक्चर में बताई थी, उनको कहीं पेन डाउन कर लें और उन डेट्स से कुछ प्लेज को आप लर्न कर लें, तो डेफिनेटली ये बड़ा हेल्पफुल आपको होने वाला है। वो इस सेंस में नहीं कि डेट तो मुश्किल से ही वहाँ पूछी जाती है किसी प्ले की, हालांकि ट्रेजेडीज की डेट आ जाती है, पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यही आ गया 31, तो इसको हम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होगा। तो फ्रेंड्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज के बीच में आता है जूलियस सीजर, कॉमेडीज ट्रेजेडीज के बीच में आता है, या हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज के बीच में आता है, ट्रेजेडीज एंड रोमांस के बीच में आता है? देखिए शायद पहली बार में आपको कंफ्यूजन हो जाए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं टाइम टेकिंग नहीं बना रहा है इसको, मैं बता रहा हूँ आपको जो आंसर है इसका वो क्या है। हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज के बीच में कहीं जो जूलियस सीजर है वो लिखा गया। और जूलियस सीजर कब लिखा गया? सन 1600 के आसपास की एक कंपोजिशन है। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो, कुछ भी अच्छा नहीं है कुछ भी बुरा नहीं है, बस डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर। जिसको हम अच्छा समझते हैं वो दूसरे के लिए खराब हो सकता है, जिसको खराब समझते हैं वो दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है। तो थिंकिंग पर डिपेंड होती हैं सारी चीजें। कौन कहता है? ओथेलो कहता है डेस्डिमोना से, प्लेयर किंग कहता है क्वीन से, हैमलेट कहता है रोजेनक्रेंट्ज से, या रोजेनक्रेंट्ज कहता है हैमलेट से? तो फ्रेंड्स यहाँ ऑब्वियसली आंसर तो आपको हैमलेट ही निकल आएगा। हैमलेट प्ले से ली गई है और कहने वाला भी इस बात को हैमलेट है। किससे कहता है? रोजेनक्रेंट्ज से। द कैरेक्टर बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, जो बैप्टिस्टा है वो किसकी वाइफ है? गोंज़ैगो की है, गोंज़ैलो की है, ओथेलो की है, या हैमलेट की है? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली वो क्या है? गोंज़ैगो की है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हैमलेट में जो प्ले रहा है, प्ले विद इन अ प्ले, उसका ये पार्ट है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है।
क्लियर, क्योंकि आगे कोई रेफरेंस नहीं है इसमें, कभी आप ये समझ जाए कहाँ से क्वेश्चन है ये हेमलेट का क्वेश्चन है। ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट, दाउ हैज क्लेफ्ट, हैज क्लेफ्ट, क्लियर माई हार्ट इन ट्वेन। अरे हेमलेट, तुमने तो मेरे हृदय को दो भागों में तोड़ दिया है। हु स्पीक्स इट, कौन कहता है इस बात को भाई हेमलेट, तुमने तो मेरे हृदय को दो भागों में तोड़ दिया है। और ओफिलिया क्वीन जर्टूड प्लेयर क्वीन, तो कौन कहता है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको आंसर मालूम होगा, ये क्वीन जर्टूड कहती है हेमलेट को लेकर। बात क्लियर है, समझ आई फ्रेंड्स। वी नो वाट वी आर, सबसे प्यारी लाइन, अगर आपने इस लाइन को याद रख लिया तो जीवन में कभी भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। यू विल नेवर लूज योर हार्ट। बट नो नोट वाट मी बेबी, हम नहीं जानते हम क्या हैं, हम जानते हैं हम क्या हैं लेकिन हम नहीं जानते हम क्या हो सकते हैं। आज हम स्ट्रगलर हैं, एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी इंडिया के पीएम हम बन जाएं। तो कौन जानता है इस बात को, कोई भी नहीं जानता। बहुत प्यारी लाइन, मुझे सबसे ज्यादा ये लाइन इंस्पिरेशन देती थी फ्रेंड्स जब मैं तैयारी करता था, कि वी नो वाट वी आर, हम जानते हम क्या हैं लेकिन हम नहीं जानते हम क्या हो सकते हैं। तो वायला, ओफिलिया, क्वीन जर्टूड या रोजलिंड, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये कौन कहती है, ये ओफिलिया कहती है। Where the offense is, let the great X fall, who speaks in Hamlet. जहां ऑफेंस है, जहां अपराध है, वहां ग्रेट एक्स को गिर जाने दो। वहां अपराध है तो वहां कुल्हाड़ी को गिर जाने हो दो। क्लियर, तो कौन कह रहा है इस बात को, हेमलेट, होरेशियो, जर्टूड या किंग क्लाडियस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये क्या कौन है, क्लाडियस की लाइन है। और विच वन इज नॉट अ फूल इन शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर के प्लेज में कौन फूल नहीं है, जैक्स, ट्रिंकुलो, ग्रेव डिगर। फ्रेंड्स बिल्कुल ट्रिंकुलो भी फूल है, ग्रेव डिगर भी यहाँ कॉमिक इफेक्ट के लिए है, लेकिन जैक्स क्या है, एक मेलनकली कैरेक्टर है, ये कॉमिक इफेक्ट नहीं छोड़ता फ्रेंड्स, ये फूल नहीं है, ये क्या है, एक मेलनकली कैरेक्टर है। बात समझ में आ गई, तो आंसर तो हमें मिल ही गया अपने क्वेश्चन का। चलिए नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है टच स्टोन, तो टच स्टोन भी फ्रेंड्स क्या है, फूल है। सोनेट नंबर 130 ऑफ विलियम शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन। फ्रेंड्स हालांकि सोनेट को लर्न करना बड़ा टफ काम है, 154 सोनेट से हम कहाँ तक लर्न करेंगे। हालांकि कभी नहीं पूछा जाता, एक आधी बार ही जो 2-4 सोनेट्स हैं वो पूछ ली जाती हैं। एक तो सिंस ब्रास वाली लगी हुई है सिलेबस में, एक दो और हैं सोनेट जो पूछी जाती हैं अक्सर, तो उनको एक बार पढ़ लें आप। बहुत ज़्यादा तो सोनेट को पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है विलियम शेक्सपियर की, क्योंकि रेयरली ही सोनेट को लेके क्वेश्चन आते हैं। तो माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन ऑफ डव्ड अ स्पूफ, तो ये कहाँ से ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और कह रहा है, ये सोनेट 130 दे दिया इसने, नाम दे दिया, कह रहा बिगिंस विद दिस लाइन। अच्छा ठीक, जब पढ़ लेते ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, तब क्लियर हो जाए क्वेश्चन। रेपुडिएट्स ऑल शेक्सपियर हैज सेड ऑफ हिज डार्क लेडी अर्लियर, इस लाइन में वो निंदा कर रहा है कि जो उसने डार्क लेडी के बारे में जो कुछ भी कहा है पहले। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर, हाँ मुझे ये बिल्कुल लग रहा है। It is an example of non-idyllic love felt and expressed by common folk, and describe the aspect of his lady's love say bereft of lust. तो फ्रेंड्स ये क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ जो एलिजाबेथ लव सोनेट्स हैं उनकी ये पैरोडी कर रहा है इस बात को लेकर। क्लियर फ्रेंड्स, तो आंसर इसका क्या है, बी है। Who originated the term problem play with regard to Shakespeare's few plays? ये प्रॉब्लम प्ले का जो टर्म है ये किसने दिया था फ्रेंड्स,
AC ब्रेडली, जेम्स मेब, गेटे एंड फ्रेडरिक बॉस। तो ये प्रॉब्लम प्ले फ्रेंड्स ये कौन लेके आया था? फ्रेडरिक बॉस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं मंजिल की तरफ। Which tale of Shakespeare Dryden found to be particularly bad, referring to it as a rubbish? कौन सी टेल को शेक्सपियर की ड्राइडन ने कहा कि ये पर्टिकुलरली बैड है, रेफरिंग टू इट एज ए रबिश, एक रबिश है। तो कौन सी टेल की बात थी फ्रेंड्स? टेल ऑफ ट्रायलस, टेल ऑफ एंटोनी, टेल ऑफ वायला, टेल ऑफ हेमलेट। तो रबिश फ्रेंड्स, ट्रायलस जो टेल है उसको रबिश बताया था। किसने बताया था? ड्राइडन ने बताया था फ्रेंड्स। चलिए, something wicked this way comes, a dark fantasy novel by Ray Bradbury। और ये कहाँ से लिया गया है? टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर फ्रेंड्स। ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। Which is speech in Macbeth, Hamlet's speech in Macbeth, and King Lear's speech in King Lear, Waila's speech in Twelfth Night। तो फ्रेंड्स ना किंग लियर की स्पीच है ना वायला की है। और अब ऊपर के ऑप्शन पढ़े जरा देखिए। समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, कोई दुष्ट इस रास्ते से आता है। अब समझ गए होंगे किसकी लाइन है? ये लाइन है प्यारी सी लाइन विचेस की। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर इसी बात पे। देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, एक डिविनिटी होती है जो हमारे एंड को एक शेप देती है, आकृति देती है हमारे अंत को। ब्रूटस, होरेशियो, हेमलेट या एंटोनी। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स इस लाइन को कहने वाला है, इस कोट को, वो है हेमलेट। ऑसरिक अपीयर्स इन, ऑसरिक भी एक कैरेक्टर है जो कहाँ है फ्रेंड्स? हेमलेट में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, जो अच्छी हैंगिंग होती है, एक गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, एक अच्छी हैंगिंग एक बैड मैरिज को रोक देती है। तो फेस्टे कहता है इस बात को। और फेस्टे देखिए दो हिंट मिल गए, या तो कोट आपको याद होगी, नहीं है तो फेस्टे याद होगा कि कौन से प्ले में है फेस्टे। और अगर फेस्टे की बात है, टेम्पेस्ट, हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट और ओथेलो। तो फेस्टे तो फ्रेंड्स कहाँ मिलेगा आपको? ट्वेल्थ नाइट में। बात क्लियर? सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ तो महान पैदा होते हैं, कुछ महानता को अचीव करते हैं। एंड सम हैज ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर ग्रेटनेस को थोप दिया जाता है। The steward of Olivia reads this in a letter forged by Maria। वो एक लेटर में इसको पढ़ता है। In which play Malvolio appears, किस प्ले में है मालवोलियो फ्रेंड्स? ये बात पूछी है यहाँ, और डेफिनेटली जानते हैं आप इसका आंसर। ट्वेल्थ नाइट की ये बात हो रही है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? महान पैदा होते हैं, लेकिन कुछ महानता को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पप्पू बने रहते हैं, जिन पर महानता थोपी जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई महान कहने को तैयार नहीं होता। बेटर ए विटी फूल देन ए फूलिश विट, एक विटी फूल, एक बुद्धिमान मूर्ख होना अच्छा होता है, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख बुद्धिमान से। क्लियर फ्रेंड्स? विटी फूल, बुद्धिमान मूर्ख, और मूर्ख बुद्धिमान। बात समझ गए? Who speaks in ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में कौन कह रहा है भाई इस बात को? मालवोलियो, जैक्स, फेस्टे। बस आंसर तो फ्रेंड्स यही मिल गया। आगे तो कैरेक्टर को देखने की भी जरूरत नहीं है। टच स्टोन ले आया लो, टच स्टोन का तो कोई मतलब नहीं है कहने का इस बात को। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली जो लाइन है ये फेस्टे कह रहा है। देखिए चलते हैं। Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता। मच अडो अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल।
डेफिनेटली फ्रेंड्स ये तीनों देख लीजिए, लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं। मच अडो अबाउट नथिंग नहीं करता इस फेज से, ये सेकंड फेज से बिलोंग करता है। क्लियर फ्रेंड्स? Which of the following plays Shakespearean play in 3 parts? फ्रेंड्स बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कभी, लेकिन आप इग्नोर कर जाते होंगे कि जो ट्रेजेडीज लिखी ये हेनरी वाली सीरीज हिस्टोरिकल प्लेज, ये किसमें 2 पार्ट थे, किसमें 1 था, किसमें 3 थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लें किसमें कितने पार्ट थे। और इन चारों जो हेनरी की हिस्ट्रीज थी इनमें सबसे पहले कौन सा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इनका लर्न कर लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। और जैसे ही यहाँ पूछ लिया इसने, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन हेनरी सीरीज की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ 6 पार्ट कौन से हेनरी के थे? हेनरी 6 में जो रहे हैं वो 3 पार्ट्स रहे हैं। क्लियर? 3 पार्ट्स की बात कर रहा है, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 और हेनरी 6 पार्ट 3। और ऑब्वियसली जो हेनरी 6 वाले प्लेज हैं, हेनरी 6 को फर्स्ट प्ले माना जाता है एक जनरल कॉन्टेस्ट में। और इसमें ये बात ध्यान रखें, हेनरी फर्स्ट जो 6 है उसके जो पार्ट हैं वो 3 है, यानी 3 पार्ट से यहाँ स्टार्ट किया। I should kill thee with much cherishing। मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन बड़ी खुशी के साथ मारूंगा। कौन कहता है मुझे मारना चाहिए तुम्हें खुशी के साथ? है रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट, एंटोनी क्लियोपेट्रा, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, क्लियोपेट्रा इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। अच्छा ये बताना है भाई कौन कह रहा है इस लाइन को। दो ही प्ले हैं, एंटोनी क्लियो की है या रोमियो जूलियट की है? तो फ्रेंड्स देखिए मैं बता दूं, ये जो लाइन है आपको एंटोनी क्लियोपेट्रा की तो है नहीं। आंसर आएगा आपका ए और सी में से। अब बात कह कौन रहा है, आई शुड किल दी, और ऑब्वियसली इस लाइन को कहने वाली है जूलियट, नॉट रोमियो। क्लियर फ्रेंड्स? विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन, कौन से प्ले में लाइन है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। एक विशेष बात होती है जब कोई स्पैरो गिर जाती है। तो ये लाइन तो फ्रेंड्स पता है आपको, किंग लियर, हेमलेट, कोरियोलेनस, मैकबेथ कौन से प्ले से है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हेमलेट। ये हेमलेट से ली गई है। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ तो 50 हो गए। अरे भाई चलो अब लेक्चर कंप्लीट भी कर दे, बाकी तो हाथ तो आगे बढ़ रहे थे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर अभी रिकॉर्ड करता हूँ मैं इसके बाद ही। आप बोर हो जाएंगे 2 घंटे का लेक्चर देखते हुए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।